हेलो बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विलेयता के बारे में और ठोसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, इनको पढ़ेंगे हम। और साथ ही साथ गैसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, इसको भी पढ़ेंगे। और इसके साथ हेनरी का नियम भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है नोट्स पहले ही बना रखे हैं, यहाँ पर राइटिंग कर रखी है। जैसे कि इसमें सबसे पहले हेडिंग आ गई हमारी विलेयता। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि विलेयता क्या होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्थिर तापमान, यानी तापमान हमारा टेम्परेचर फिक्स हो जाना चाहिए, वो ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए, तापमान स्थिर होना चाहिए। स्थिर तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में, और विलायक की मात्रा भी क्या हो जानी चाहिए? निश्चित हो जानी चाहिए। यानी विलायक की मात्रा फिक्स हो जानी चाहिए, ना ही वो मात्रा में घटानी है ना ही बढ़ानी है। और इस विलायक की निश्चित मात्रा में घोली गई विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को ही विलयता कहते हैं। मतलब अब ये जो विलायक की निश्चित मात्रा होती है ना, इसमें विलय पदार्थ की जो अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, मैक्सिमम, यानी जो अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है कि उससे ज्यादा हम नहीं घोल सकते हैं, तो उस मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? विलयता कहते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लिया हमने कि 100 ml वाटर ले लिया, और 100 ml में अगर हम मैक्सिमम 15 ग्राम तक चीनी घोल रहे हैं, मैक्सिमम यानी 15 ग्राम से ज्यादा उसमें चीनी नहीं घुल रही है, तो चीनी की जो विलयता हो जाएगी वो प्रति 100 ml जल के अंदर वो 15 ग्राम हो जाएगी। यानी जबकि तापमान हमें क्या रखना होगा? स्थिर रखना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे इसमें ठोसों की दरों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। यानी विलयता जो होती है ना, गैसों की दरों में विलयता होती है और साथ ही साथ ठोसों की दरों में विलयता होती है। तो पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे ठोसों की दरों में विलयता। देखिए, ठोस भी क्या होता है? द्रव में घुलनशील होता है, यानी द्रव में घुल जाते हैं। वे कहाँ तक घुलते हैं? ठीक है। और उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? यहाँ पर मेन मेन कारक मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं इसमें। जैसे कि पहला कारक हो गया विलय और विलायक की प्रकृति का प्रभाव। विलय और विलायक की प्रकृति का प्रभाव, इसको पढ़ेंगे। आगे पेज पर मैंने लिख रखा उसमें। दूसरा हो गया ताप का प्रभाव, और तीसरा हो गया दाब का प्रभाव। ये जो हो गए, ये तीनों टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में। ये तीन मेन कारक है जिनसे ठोस की द्रव में विलेयता घट भी सकती है या फिर बढ़ भी सकती है। ताप बढ़ाने पर या घटाने पर द्रव में विलेयता घट बढ़ सकती है। विलय और विलायक की प्रकृति से भी क्या हो सकती है? घट बढ़ सकती है। कि अगर अलग अलग विलय लेंगे, अलग अलग प्रकृति के विलायक लेंगे, तो उससे भी विलेयता घट बढ़ सकती है। तो चलिए पढ़ते हैं इन कारों को एक एक करके। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आ गई हमारी विलय और विलायक की प्रकृति का प्रभाव। तो सबसे पहला हम इसी को पढ़ेंगे, विलय और विलायक की प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होते हैं। ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होता है, जबकि अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होते हैं। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो गई है कि अगर विलय की नेचर प्रकृति ध्रुवीय है, तो वो और ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होगा। अच्छा, ध्रुवीय विलय किस तरह के होते हैं? जैसे कि NaCl हो गया, यानी सोडियम क्लोराइड। ये ध्रुवीय विलय होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको पानी में घोलते हैं ना, पानी में घोलने पर क्या होता है? ये दो विपरीत आवेशित आयनों में टूट सकता है। मतलब जितने भी आयनिक ठोस होते हैं, यानी जो आयनों में टूट सकते हैं, ये सारे के सारे हम उन सभी को हम क्या कह सकते हैं? ध्रुवीय विलय कहते हैं। और ये जितने भी ध्रुवीय विलय होते हैं, ध्रुवीय विलायक किसको कहते हैं? हम मोस्टली ध्रुवीय विलायक कहते हैं जल को। क्या कहते हैं? जल H2O को हम कहते हैं ध्रुवीय विलायक। तो ध्रुवीय विलायक H2O में अधिक घुलनशील होता है। जैसे कि NaCl क्या होगा? जल में अधिक घुलनशील होगा। जबकि जो अध्रुवीय विलय होते हैं, अध्रुवीय विलय कौन से हो जाते हैं? अध्रुवीय विलय वे हो जाते हैं जो सहसंयोजक होते हैं। अध्रुवीय विलय कौन से होते हैं? जो सहसंयोजक होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो विपरीत आवेशित आयनों में नहीं टूट सकते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? अध्रुवीय विलय कहते हैं। और ये अध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होते हैं। अच्छा, ये अध्रुवीय विलायक कौन से होते हैं? अध्रुवीय विलायक होते हैं कार्बनिक विलायक। अध्रुवीय विलायक क्या होता है? कार्बनिक विलायक। इसका एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। जैसे कि नेफ्थलीन की बॉल होती है। नेफ्थलीन आपने देखा होगा, कुनैन की गोली। नेफ्थलीन, जो नेफ्थलीन की बॉल होती है,
ये अध्रुवीय विलय होती है, और ये अध्रुवीय विलय मतलब जैसे कि बेंजीन में अधिक घुलनशील होती है। बेंजीन जो होता है ना अध्रुवीय विलायक होता है, तो जो कार्बनिक विलायक होता है, ये बात याद रखनी है, कार्बनिक विलायक को हम अध्रुवीय विलायक बोलते हैं। बेंजीन में घुलनशील है। तो इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि अतः एक जैसा एक जैसे में घुलता है, यानी लाइक डिजोल्व लाइक, एक जैसा एक जैसे में घुलता है। मतलब ये हो गया कि अगर हम ध्रुवीय विलय को अध्रुवीय विलायक में घोलना चाहे, जैसे कि NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड को अगर हम बेंजीन में घोलना चाहेंगे तो बेंजीन में नहीं घुलेगा। इसी तरह से नेफ्थलीन हो गया, अध्रुवीय विलय हो गया, और इस अध्रुवीय विलय नेफ्थलीन की बॉल को अगर हम किसके अंदर घोलना चाहेंगे, ध्रुवीय विलायक यानी पानी में घोलना चाहेंगे, तो ये नहीं घुलेगा। आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगह पर जो सैनिटेशन प्लेस होते हैं, तो सैनिटेशन प्लेस में क्या होता है, जहाँ वॉश बेसिन लगी रहती है टॉयलेट के आगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, गंद ना आए, तो वहां पर क्या कर देता है, कुनैन की गोली डाल देते हैं, सफेद सफेद जो रंग की होती है वहां से इसमें, और उनमें पानी चलता रहता है, लेकिन क्या होता है, वे जो कुनैन की गोली रहती है ना, वे वहां पर जू की तू बनी रहती है। कुनैन की गोली क्या होती है, वहां पर वे जू की तू बनी रहती है, मतलब वे पानी के अंदर नहीं घुलती है, और बल्कि क्या कर देती है, और उसका फायदा ये होता है कि वो क्या करती है, वहां पर खुशबू फैला देती है, मतलब वहां से जो होती है ना टॉयलेट वगैरह की कोई गंध नहीं आती है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं हम इसमें ताप का प्रभाव। ताप का देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, ठोसों की द्रवों में विलयता पर ताप का प्रभाव। यदि ठोस विलय को विलायक में घोलने पर, यहां पर मैंने लिखा है, यदि ठोस विलय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होने का मतलब होता है बाहर निकलती है, यानी ऊष्मा बाहर निकलेगी, गर्माहट बाहर निकलेगी, गर्माई बाहर निकलेगी, तो ताप बढ़ाने पर विलयता घट जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो विलयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऐसा किसमें होता है, उष्मा अक्षेपीय विक्रिया में होता है। जैसे कि मान लो कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना NaOH के जो पीलेट्स होते हैं, जो छोटे छोटे से इसके दाने से होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, जब हम इनको क्या करते हैं, पानी के अंदर घोलते हैं, तो पानी में घोलने पर क्या होता है, यानी द्रव के अंदर घोल ले पानी के अंदर, पानी में घोलने पर ये दो विपरीत आवेशित आणविक टूटता ही टूटता है, यानी Na+OH- में, और साथ ही साथ क्या करता है, ये उष्मा भी उत्पन्न करता है बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में उष्मा भी उत्पन्न करता है। तो अगर हम इस कंडीशन में कि NaOH का तापमान अगर हम बढ़ा दें, यानी विलयन का तापमान हम बढ़ाएंगे, तो NaOH जो होगा फिर विलयन के अंदर देर से घुलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड देर से घुलेगा इसमें। तो इस तरह से हम कहेंगे कि अगर ठोस विलय को विलायक में घोलने पर क्या होती है, उष्मा उत्सर्जित होती है, यानी उष्मा बाहर निकलती है, तो उस कंडीशन में ताप बढ़ाने पर विलयता घटती है। इसे एक और एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कली चूना होता है, जो मार्केट से व्हाइट वॉशिंग में, दीवार पर व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, उसका सफेदी कराने में, तो जब हम उस कली चूने को पानी के अंदर डालते हैं, तो पानी के अंदर डालने पर क्या होता है, सफेदी बनाने के लिए उसे, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, यानी उसमें ऑटोमेटिकली उष्मा बाहर निकलती है, गर्माहट बाहर निकलती है ऑटोमेटिक ही उसमें। तो वो अभिक्रिया उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। अगर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब उसमें से उष्मा बाहर निकल रही है, अगर हम उसका और ज्यादा तापमान बढ़ा देंगे, तो तापमान बढ़ाने पर वो जो कली चूना हम घोल रहे हैं पानी के अंदर, उसकी विलयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब वो और देर से घुलेगा पानी के अंदर, उसमें जल के अंदर। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं इसमें, आगे कहा इसने, यदि ठोस विलय को विलायक में घोलने पर, अगर हम ठोस विलय को किस में घोलते हैं, विलायक में, विलायक में घोलने पर उष्मा अवशोषित होती है, यानी उष्मा को ग्रहण किया जाता है, तो ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ेगी। जैसे कि मान लो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड को हम पानी के अंदर घोलते हैं, तो पानी के अंदर घोलने पर क्या होती है, इस दौरान उष्मा अवशोषित होती है बाह्य वातावरण से। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमें NaCl की विलयता बढ़ानी है पानी के अंदर, ठीक है, यानी जल के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तापमान को अधिक कर देना होगा। इसी तरह से चीनी होती है, चीनी का जो फॉर्मूला होता है C12H22O11 होता है। चीनी
अच्छा, एक चीनी को तो हम ठंडे पानी में घोल रहे हैं, और एक चम्मच चीनी को ठंडे पानी में घोल रहे हैं, और एक चम्मच चीनी को हम गर्म पानी में घोल रहे हैं। तो आप जानते हो कि किस में जल्दी घुल जाएगी? सिंपल सी बात है, हम इसका जवाब देंगे कि गर्म पानी में जल्दी घुल जाएगी। इससे पता लगता है कि तापमान बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी, लेकिन केवल और केवल उसी केस में कि जब उष्मा अवशोषित होगी। तब क्या होगी? उष्मा अवशोषित होगी। तो ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया में। ऐसा किस में होता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया में। अभी बताया मैंने NaCl, NaCl के साथ इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl। KCl को भी अगर हम क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, तो इस दौरान भी उष्मा अवशोषित होती है। अर्थात हम कहेंगे कि तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, KCl की जल में विलेयता बढ़ जाएगी। अच्छा, आगे पढ़ते हैं हम इसमें। अब लास्ट आ गया हमारा इसमें दाब का प्रभाव। तीसरा जो आ गया हमारा इसमें, क्या आ गया? दाब का प्रभाव। तो यहां पर लिखा हुआ है ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब दाब को कोई अच्छा खासा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जो ठोस के अणु होते हैं ना, वे एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। लगभग एक दूसरे से हम ये कह सकते हैं कि चिपके ही रहते हैं। लगभग इनके बीच में स्थान तो होता है, लेकिन क्या होता है, फिर भी हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो जब हम इन पर दाब डालते हैं, तो दाब डालने पर ये दबते नहीं है। मतलब ये जो अणु होते हैं ना, इनके बीच में स्थान तो है नहीं, ठीक है। जब इनके बीच में बहुत कम स्थान होता है, बहुत कम स्थान होने की वजह से ये दबते नहीं है। और जब ये नहीं दबते हैं, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ठोसों की जो द्रवों में विलेयता होगी, उस पर दाब का कोई अच्छा खासा प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कह सकते हैं हम इसमें। अच्छा, तो अब हमारा आ गया नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा इसमें गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब गैस भी द्रव में घुल जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ गैसें ऐसी होती है दिए गए द्रव में अधिक घुलनशील होती है, और कुछ गैसें ऐसी होती है कि जो द्रव में कम घुलनशील होती है। तो इस तरह से कहेंगे कि गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जिससे ये क्या होती है, गैसों की द्रवों में विलेयता घट सकती है अथवा बढ़ सकती है। अब ये कौन कौन से कारक हो सकते हैं? इसमें मैंने पहला कारक यहाँ पर लिखा हुआ है, गैस की प्रकृति का प्रभाव। गैस की प्रकृति का प्रभाव। देखिए, सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि जो गैस द्रव विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है, जो गैस क्या कर लेती है, द्रव विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है, केमिकल रिएक्शन कर लेती है, वह उस द्रव में अधिक घुलनशील होती है। वो उस द्रव में क्या होती है? अधिक घुलनशील होती है। इसका एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से सारी बात क्लियर हो जाती है कि भाई जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2। CO2 जो होती है ना, द्रव विलायक यानी जैसे कि जल H2O, वो बहुत अधिक घुलनशील होती है। और क्यों होती है अधिक घुलनशील? क्योंकि CO2 जल H2O के साथ अभिक्रिया करके बना देती है H2CO3, कार्बोनिक अम्ल। इसको कहते हैं हम कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। और ये जो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर यही होता है H2CO3, सोडा वाटर। मतलब साध्य पानी के अंदर क्या कर देते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड घोल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड घोलने पर H2CO3 बनता है, ये सोडा वाटर होता है, जो द्रव अवस्था में होता है इसमें। तो अब देखिए, CO2 H2O के साथ अभिक्रिया करके इसने एक नया पदार्थ H2CO3 बनाया, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, यो इसमें अधिक घुलनशील है। इसी तरह से इसके अलावा अमोनिया भी क्या होती है, अमोनिया भी जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ये भी जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, और जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाती है, ये NH4OH बनाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। यानी यहाँ पर भी अमोनिया ने इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया कर ली जल के साथ, तो इसलिए जल में क्या होगी, अधिक घुलनशील होगी। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि O2 जो होती है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2, ये क्या होती है, रुधिर में अधिक घुलनशील होती है, रुधिर में अधिक घुलनशील होती है। कारण क्या होता है इसका अधिक घुलनशील होने का रुधिर में? इसका कारण ये होता है क्योंकि रुधिर के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है, और रुधिर के साथ अभिक्रिया करने के बाद ये बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, और रुधिर में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ऑक्सीजन उस हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। तो इसीलिए ऑक्सीजन जो होती है रुधिर में, यानी रक्त के अंदर, खून के अंदर अधिक
घुलनशील होती है। अच्छा, बात करें इसी ऑक्सीजन की, ये जो ऑक्सीजन होती है जल में कम घुलनशील होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? जल में कम घुलनशील होती है। अच्छा, ये जल में कम घुलनशील क्यों होती है? इसका कारण ये होता है क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, या रासायनिक अभिक्रिया करके हम कहेंगे कोई नया पदार्थ नहीं बनाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो ऑक्सीजन गैस होती है जल में कम घुलनशील होती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि गैस की प्रकृति में जो गैस द्रव विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेगी वे उस द्रव विलायक में अधिक घुलनशील होगी। दूसरा आ गया हमारा इसमें ताप का प्रभाव। देखिए ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें, बहुत सिंपल सी बात है कि ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है। कि अगर हमने तापमान को अधिक कर दिया तो गैस की द्रव में विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक आती है, सॉफ्ट ड्रिंक आती है, तो उनमें क्या होता है, उनको हम फ्रिज में रखते हैं, लेकिन जब उनको फ्रिज से बाहर निकालते हैं, फ्रिज से बाहर निकालने के बाद और उन्हें गिलास में करते हैं, उसे सॉफ्ट ड्रिंक को, कोल्ड ड्रिंक को, कोका कोला को, पेप्सी को या थम्स अप को, तो उसमें शुरू में बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बुलबुले बनते हैं वे, और कुछ टाइम के बाद वे बुलबुले बनने बंद हो जाते हैं। और यहाँ तक कि उसका जो टेस्ट होता है ना, उसका जो स्वाद होता है कोल्ड ड्रिंक का, वो भी बदल जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमने उसे फ्रिज में से निकाला तो फ्रिज में से निकालने पर वो सामान्य ताप, उसका धीरे धीरे क्या हो गया, तापमान बढ़ गया। और जब उसका तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है, CO2 घुली रहती है भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स में, ये याद रखना है इसमें, ये सोडा वाटर में। ठीक है, तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है वो बाहर निकलती रहती है तेजी से बुलबुलों के रूप में, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, तापमान जैसे जैसे बढ़ता रहता है उतनी तेजी से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती रहती है, अर्थात हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जल में विलेयता घटती रहती है। तो इसीलिए कहते हैं कि उसका जो स्वाद होता है वो कुछ टाइम के बाद खराब हो जाता है। अच्छा, दूसरा आ गया हमारा दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव क्या होता है कि दाब बढ़ाने पर गैस की दरों में विलेयता बढ़ती है। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर हम गैस का दाब बढ़ाएंगे तो गैस की दरों में विलेयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही कारण होता है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाई जाती है, पेप्सी बनाई जाती है, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप बनाई जाती है, या फिर बियर्स वगैरह होती है, इनको क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर यानी अधिक दाब पर इनको सील किया जाता है, सील बंद किया जाता है, क्योंकि जब दाब अधिक होता है ना, तो दाब अधिक होगा तो इन बोतल के अंदर, जो सोडा वाटर की जो बोतल होती है, सोडा वाटर की बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलेयता भी क्या होगी, अधिक होगी। ये इसमें दाब का प्रभाव होता है। थोड़ा सा हम इसे एक डायग्राम से और भी समझ सकते हैं, इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाएगा वो। जैसे कि मान लिया ये कंटेनर है और ये इस कंटेनर में हमने एक द्रव भर दिया, यानी जैसे कि पानी हो सकता है या कोई और भी द्रव हो सकता है। अब इस द्रव में हम क्या कर रहे हैं, कोई गैस घोल रहे हैं, ये गैस के पार्टिकल है। अब ये जो गैस के पार्टिकल है, यहां पर तो इसका दाब, हम इस पर दाब लगा रहे हैं, और इस पर जो दाब लग रहा है वो मान लिया W1 है। अब हमने क्या करा कि इसी कंटेनर में यहाँ पर तो गैस के फिलहाल हमने मान लिया कि 2-3 अणु घुल रहे हैं इसमें, 2-4 अणु। कंटेनर हमारा यही है, बर्तन हमारा यही है, और इसी बर्तन में हमने क्या करा, गैस का दाब हमने बढ़ा दिया। गैस का दाब पहले कितना था, W1 था, और W2 दाब और लगा दिया, मतलब हमने इस पर वजन रख दिया। तो वजन रखने पर ये जो पिस्टन हो गया, पिस्टन नीचे को होगा। जब ये पिस्टन नीचे को होता है ना, तो नीचे को होने पर तो हम ये कहेंगे कि जो गैस का दाब होगा वो अधिक हो जाएगा। जब गैस का दाब अधिक हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, ये जो गैस के अणु हो गए इस द्रव में ज्यादा घुलेंगे। गैस के ये अणु क्या होंगे, इस द्रव में ज्यादा घुलेंगे। जब ये गैस के अणु ज्यादा घुलेंगे द्रव में, तो इससे ये बात पता लगती है कि दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता अधिक हो जाती है। इसी तरह से अगर दाब और अधिक बढ़ाएंगे तो गैस के और ज्यादा अणु इस द्रव के अंदर घुल जाएंगे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो गया वो गैस की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव से संबंधित है। और ये जो नियम
ये जो टॉपिक हो गया हमारा, इस टॉपिक को कहते हैं हम हेनरी का नियम। ये बात याद रखनी है, हेनरी का जो नियम होता है ना, हेनरी का नियम बताता है गैस की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को एक्सप्लेन करता है, हेनरी का जो नियम होता है। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, स्थिर ताप पर, यानी जो हेनरी का नियम एप्लीकेबल होगा तो उसमें तापमान क्या होना चाहिए, हमेशा स्थिर होना चाहिए, यानी तापमान को घटना और बढ़ना नहीं चाहिए। अब आगे इसने क्या कहा कि किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता यानी घुलनशीलता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात हम ये कहेंगे कि अगर किसी गैस की द्रव में विलेयता की मात्रा स्मॉल एम है, यानी उसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है, तो ये समानुपाती होगी गैस के दाब पी के, ये हम कह सकते हैं। या फिर दूसरी तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। दूसरी तरीके से परिभाषित कैसे करेंगे कि स्थिर ताप पर, यानी तापमान तो हमारा वही स्थिर हो गया। अब इसने कहा कि वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब, वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अच्छा, यहाँ इस बात को समझेंगे कि वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब क्या होगा इसमें। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था पीछे एग्जाम्पल में, एक कंटेनर ले लिया हमने, यहाँ पर इस कंटेनर में हमने भर दिया द्रव इस बीकर में, और हम यहां से क्या कर रहे हैं, एक पिस्टन लगा दिया, और पिस्टन लगाने के बाद इस पर हम लगा रहे हैं दाब। दाब यानी इस पर वजन रख दिया हमने W1 वजन। दाब को बढ़ाएंगे, W2 वजन रखेंगे, तो पिस्टन क्या होगा, नीचे को आएगा। नीचे को आने पर क्या होगा, गैस के अणु इसके अंदर घुलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पर ये ये तो हो गई नीचे वाली जो अवस्था होगी, ये तो होगी द्रव अवस्था। और जहां पर ये गैस के अणु हैं, तो हम ये कहेंगे ये विलयन के अंदर वाष्प अवस्था है गैस की। ये क्या होती है, गैस की वाष्प अवस्था। तो इसने ये कहा कि स्थिर ताप पर वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब, देखिए पूरा एक विलयन बन गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या बन गया, विलयन। विलयन में वाष्प अवस्था में इस गैस का जो आंशिक दाब होगा वो विलयन में, विलयन के अंदर गैस तो घुली गई, ठीक है ना, वो उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो गैस का आंशिक दाब P होता है वो समानुपाती होता है गैस के मोल प्रभाज के। गैस के मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज को एक्स से प्रदर्शित कर देते हैं। यहां से समानुपाती का निशान हटाएंगे, एक नियतांक ले लेंगे यहाँ पर के एच इंटू एक्स। यहाँ पर के एच क्या होता है, एक नियतांक होता है, और इसको कहते हैं हम हेनरी स्थिरांक। के एच को क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक। ये जो हेनरी स्थिरांक होता है ना, इस हेनरी स्थिरांक का जो मान होता है भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग गैसों के लिए इसका मान भी अलग अलग होगा। अच्छा, इस नियम से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर हम क्या करते हैं, गैस का दाब बढ़ाते हैं, गैस का दाब P बढ़ाते हैं, तो गैस का मोल प्रभाज बढ़ जाएगा। हम ये कहेंगे कि गैस के ज्यादा मोल घुलेंगे किसके अंदर, विलयन के अंदर, यानी उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। इसी तरह से ऊपर से भी हमें यही बात समझ में आती है कि अगर हम गैस का दाब बढ़ाते हैं तो गैस का दाब बढ़ाने पर विलेयता की मात्रा भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, यानी विलेयता अधिक हो जाएगी। तो ये था हमारा हेनरी का नियम। आज की वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इसको। एक बार फिर से थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।